This conference will now be recorded. Alright guys, so till now for element 3 we had completed 3.1, 3.2 and 3.3, and now we are starting a very important element, okay, 3.4, assessing risks. Okay, so let's begin. तो यहाँ से start करते हैं अभी assessing risk. तो risk को कैसे किस तरीके से assess किया जाता है. So legal requirements. अब रिस्क को असेस करने के लिए कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी जैसे फॉर एग्जांपल आईएलओ कन्वेंशन C155 आर्टिकल 15, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, उसकी जो कन्वेंशन है C155, उसका आर्टिकल 15 imposes a duty to ensure a workplace is so far as is reasonably practicable without risk to employees. तो ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि हर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको जो वर्क प्लेस में जो रिस्क है, ठीक है, जहां पे भी जो एम्प्लॉयर है वो काम करवा रहा है, उस जगह में जो भी हैजर्ड्स हैं और उनसे रिलेटेड जो रिस्क हैं उनको असेस किया जाना चाहिए. ओके, असेस एज इन मतलब उनको पहचाना जाना चाहिए ताकि उनको प्रॉपरली कंट्रोल किया जा सके. तो उसके लिए सबसे पहली जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो क्या है? आईएलओ कन्वेंशन C155 आर्टिकल 15. तो अगर आप सॉरी इसमें जाएंगे आईएलओ कन्वेंशन C155 आर्टिकल 15 में, तो आपको इन ब्रीफ सारी की सारी जो रिस्क असेस करने की जो पहचानने की रिस्क को जो ड्यूटी है वो मिल जाएंगी एम्प्लॉयर की. तो ये कहता है कि it imposes a duty to ensure a workplace is so far as is reasonably practical. जहां तक हो सकता है reasonably practicable, ओके, वहां तक जो एम्प्लॉइज हैं उनको विदाउट रिस्क काम करवाया जाना चाहिए. इसी तरह से एज पर MHSWR 1999, ठीक है, एम्प्लॉयर्स टू कंसिडर द हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क्स टू एम्प्लॉइज एंड टू कैरी आउट अ रिस्क असेसमेंट टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉइज फ्रॉम exposure to reasonably foreseeable risks. And as per HSWA health and safety at workplace जो 1974 जो यूके का एक लॉ है, ठीक है, इसमें कहते हैं कि एम्प्लॉयर्स हैव एन ऑब्लिगेशन to ensure any potential risk or work related violence is eliminated or controlled. Sorry. तो आप ये सारी तीनों जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारे जो इसमें जो कन्वेंशन और जो एक्ट्स दिए हुए हैं, इन पे जाके प्रॉपर इन ब्रीफ इनको देख सकते हैं. तो ये लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं कि रिस्क को किस लिए असेस किया जाना चाहिए. ये जस्ट एक आपको जानकारी के लिए है. ओके, नाउ हैजर्ड एंड रिस्क, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए. तो सबसे पहले हैजर्ड. तो हैजर्ड क्या है? ओके, अ हैजर्ड इज एनी सब्सटेंस, machine or situation that has the potential to cause harm or damage. तो हैजर्ड क्या है? एक सब्सटेंस भी हो सकती है, एक मशीन या इक्विपमेंट हो सकती है, या कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, जिसमें पोटेंशियल होता है कि वो किसी भी तरह का नुकसान या डैमेज पहुंचा सकता है. ठीक है, हैजर्ड्स विल ऑलवेज एग्जिस्ट टू सम एक्सटेंट इन दी वर्कप्लेस. तो किसी भी वर्कप्लेस में कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे जो खतरे हैं वो एग्जिस्ट करते हैं हमेशा. ओके, तो हैजर्ड क्या है? कोई भी ऐसी चीज जिसमें हार्म या डैमेज करने की क्षमता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? हैजर्ड. नाउ हैजर्ड के साथ में रिस्क होता है, ठीक है, कोई भी खतरा होता है, उस खतरे का एक रिस्क होता है. तो रिस्क क्या होता है? रिस्क इज द लाइक्लीहुड ऑफ harm actually occurring from workplace hazards and their consequences. The degree of risk depends on the likelihood of harm happening and the severity of the injury, damage or loss that might foreseeably occur. तो अब रिस्क क्या है? ये लाइक्लीहुड मतलब होने की जो चांसेस हैं, ठीक है, उस हैजर्ड के होने के जो चांसेस हैं, ठीक है, रिस्क के रूप में, ठीक है, उसके और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो इसमें मेंशन और इसमें वो होते हैं. ठीक है, द डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स ऑन द लाइक्लीहुड. अब जो रिस्क है उसका जो चांसेस हैं या उसकी जो डिग्री है वो किस पे डिपेंड करती है कि उसके होने के चांसेस कितने ज्यादा हैं. ठीक है,
और उसके उससे जो हार्म हो सकता है, हार्म मतलब उससे जो नुकसान हो सकता है वो कितना ज्यादा है, या किसी भी तरह का जो लॉस हो सकता है वो कितना ज्यादा है। जनरली हम रिस्क के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, लाइक रिस्क इक्वल्स टू लाइक्लीहुड इनटू सेवेरिटी। ठीक है, तो रिस्क को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि उसके होने के चांसेस कितने हैं, और अगर वो हो जाता है, ठीक है, तो उससे नुकसान कितना हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका कोई एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक आदमी जो है वो वर्कर जो है वो वर्किंग एट हाइट पे काम कर रहा है, मतलब हाइट पे कहीं ऊंचाई पे काम कर रहा है, 10 मीटर की ऊंचाई पे काम कर रहा है। अब वो काम कर रहा है ऊंचाई पे, और साथ में एज के ऊपर मतलब एकदम किनारे के ऊपर काम कर रहा है किसी बिल्डिंग के, ठीक है, और उसने सेफ्टी हार्नेस नहीं पहनी है, ठीक है, और उसके आगे कोई बैरिकेड भी नहीं लगे हुए हैं, कोई भी एज प्रोटेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं लगी हुई है, और वो एज के ऊपर काम कर रहा है 10 मीटर की ऊंचाई पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि लाइक्लीहुड जो है, क्योंकि वो किनारे पे काम कर रहा है और कहाँ पे काम कर रहा है, 10 मीटर की ऊंचाई पे, तो उसके जो गिरने के चांसेस है काम करते हुए नीचे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब चलो ठीक है, उसके गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, ये क्या है, लाइक्लीहुड। जो चांसेस होते हैं गिरने के वो क्या है, लाइक्लीहुड। लेकिन अगर वो गिर जाता है, ठीक है, तो कॉन्जिक्वेंस या सेवेरिटी क्या होगी, सेवेरिटी या कॉन्जिक्वेंस ये दोनों एक ही वर्ड होते हैं, ठीक है, वो क्या होगी, मतलब अगर वो गिर जाता है तो उसके बाद क्या, अब 10 मीटर की ऊंचाई से कोई आदमी गिरेगा तो क्या होगा, रिस्क क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, मतलब मर सकता है आदमी, राइट। हाथ पैर तो छोड़ो, सीधा मरने के चांसेस हो जाते हैं। तो गिरने के चांस को हम क्या बोलते हैं, लाइक्लीहुड। लेकिन अगर वो गिर गया तो उससे कितना नुकसान हो सकता है, कितनी चोट लग सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंस या सेवेरिटी। क्लियर है सबको, एनीवन, एनी डाउट? नो सर। ओके, नाउ रिस्क असेसमेंट। तो रिस्क असेसमेंट क्या होती है, इसको इसको हम समझेंगे और अच्छे से रिस्क को। So risk assessment is a careful examination of what in the workplace could cause harm। तो रिस्क असेसमेंट क्या है, एक केयरफुल एग्जामिनेशन करने का तरीका है, ठीक है, वर्कप्लेस में, जिससे हम पता लग सकते हैं कि किस चीज से किस तरह का नुकसान, या किस खतरे से किस तरह का रिस्क है, और उस रिस्क से किस तरह के नुकसान हो सकते हैं, so that we can decide if the current precautions are enough to prevent that harm or we need to do more to reduce the level of risk। तो रिस्क असेसमेंट बनाने से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग हमने प्रिकॉशंस लिए हैं खतरे से बचाव के लिए, ठीक है, वो ओके है, सही है, या इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है रिस्क के लेवल को कम करने के लिए। तो ये क्या होती है, रिस्क असेसमेंट। अब कुछ समझ लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंसिडेंट्स के बारे में, कि डिफरेंट टाइप के जो एक्सीडेंट या इंसिडेंट्स होते हैं वर्क प्लेस में वो किस किस तरह के होते हैं। सबसे पहले होता है इंजरी एक्सीडेंट। तो इंजरी एक्सीडेंट क्या होता है, एन अनप्लैन्ड अनवांटेड इवेंट व्हिच लीड्स टू पर्सनल इंजरी ऑफ सम सॉर्ट। तो कोई भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट जो होता है वो क्या होता है, अनप्लैन्ड होता है और अनवांटेड होता है। ऑब्वियसली कोई प्लान करके तो एक्सीडेंट करेगा नहीं, और कोई भी चाहता नहीं है कि एक्सीडेंट हो। इसीलिए किसी भी तरह के एक्सीडेंट को क्या कहा जाता है, एन अनप्लैन्ड अनवांटेड इवेंट व्हिच लीड्स टू पर्सनल इंजरी ऑफ सम सॉर्ट। देन डैमेज ओनली एक्सीडेंट, इसमें क्या होता है, एन अनप्लैन्ड अनवांटेड इवेंट व्हिच लीड्स टू डैमेज टू इक्विपमेंट और प्रॉपर्टी। तो इंजरी एक्सीडेंट में क्या होता है, सिर्फ पर्सनल इंजरी किसी ना किसी तरीके की होती है, ठीक है। डैमेज ओनली एक्सीडेंट में मतलब किसी ना किसी तरह का डैमेज हुआ इक्विपमेंट या फिर प्रॉपर्टी को। देन नियर मिस एक्सीडेंट। अब नियर मिस में क्या है, एन अनप्लैन्ड अनवांटेड इवेंट दैट हैड द पोटेंशियल टू लीड टू इंजरी डैमेज और लॉस बट डिड नॉट डू सो। तो नियर मिस एक्सीडेंट क्या होता है, या नियर मिस क्या होती है, ये भी एक अनप्लैन्ड और अनवांटेड इवेंट होती है, लेकिन इसमें किसी भी तरह की चोट या डैमेज नहीं होता है। लेकिन अगर ये किसी इक्विपमेंट या उसके साथ में मशीन के साथ हुआ होता, ये नियर मिस, या किसी इंसान के साथ हुआ होता, तो ये चोट लगने के चांसेस होते हैं, लेकिन चोट लगती नहीं है। इसी तरह डैमेज होने के चांसेस होते हैं, लेकिन डैमेज होता नहीं है। इसको हम लोग आगे ब्रीफ में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देन डेंजरस अकरेंस। तो डेंजरस अकरेंस क्या है, स्पेसिफाइड इवेंट दैट causing loss or damage but not necessarily personal injury।
may have to be reported to the relevant authority by national or local law. अब डेंजरस अकरेंस में क्या होता है कि इसमें ये लॉस मतलब लॉस कर सकती है किसी भी तरह की जैसे डैमेज, बट पर्सनल इंजरी इसमें नहीं होती है. ओके. देन इल हेल्थ इंसिडेंट, एन अनप्लान्ड अनवांटेड इवेंट व्हिच लीड्स टू इल हेल्थ. कोई भी इस तरह का काम, अनप्लान्ड काम या अनवांटेड काम जिससे आपके शरीर को, हेल्थ को नुकसान हो सकता है या आपको बीमार कर सकते हैं. जो अब आपके सामने एक एक फोटो है बहुत अच्छी सी समझने के लिए. तो सबसे पहले हैजर्ड क्या होता है? A hazard is something that has potential to cause harm. मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसमें नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हैजर्ड. देन रिस्क. रिस्क क्या है? रिस्क इज द लाइक्लीहुड ऑफ हैजर्ड कॉजिंग हार्म. ठीक है. अब उस हैजर्ड में कितने ज्यादा चांसेस हैं नुकसान पहुंचाने के, तो वो. अब यहाँ पे दो चीजें हैं. पहला आप देख रहे हैं कि ये जो आदमी है ये किनारे पे, कहीं समंदर के किनारे पे खड़ा है. ही स्टैंडिंग ऑन अ बीच. ओके. एंड देयर इज अ शार्क इनसाइड इन दिस सी. ठीक है. नाउ इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन बीच एंड शार्क इज इनसाइड, इसमें दोनों में हैजर्ड क्या है? इफ यू हैव टू आइडेंटिफाई द हैजर्ड, व्हाट इज द हैजर्ड? सॉरी, शार्क. बाय शार्क क्यों है हैजर्ड? क्योंकि सर वो नुकसान कर सकती है ना आदमी का. राइट, वो आदमी का नुकसान कर सकती है. तो शार्क क्या है? हैजर्ड है. राइट. अब आप यहां पे फोटो में देखिए. ठीक है. तो व्हाट इज देयर? रिस्क. रिस्क किस चीज का? शार्क में अटैक हिम. राइट, शार्क उस पर अटैक कर सकती है. तो ये क्या हो गया? रिस्क. हैजर्ड क्या है? खतरा क्या है? शार्क. बट आदमी समंदर में, इन सी ही इज, यू नो तारी मार रहा है वो जाके अंदर शार्क के साथ में. तो रिस्क क्या हो गया? शार्क उसको अटैक कर सकती है. तो चांसेस क्या है? अगर आप समंदर में जहां पे शार्क है ऑलरेडी और आप उसके साथ जाके तैर रहे हो, तो इसके चांसेस क्या होंगे? रिस्क क्या होगा? हाई होगा, लो होगा? हाई. हाई. लेकिन अगर आप शार्क समंदर में है और आप बाहर खड़े हो, तो रिस्क क्या होगा लो. शार्क के अटैक करने? लो. ठीक है. अब यहाँ पे क्लियरली दिया, अ शार्क इन द सी इज अ हैजर्ड. ठीक है. स्विमिंग विद अ शार्क इज अ रिस्क. ठीक है. इसी तरह हम लोग लाइटिंग का लेते हैं. अब लाइटिंग क्या है? लाइटिंग इज अ हैजर्ड. लाइटिंग एक तरह का खतरा है. राइट. जो बिजली जो गिरती है, ठीक है, या कड़कती है, वो क्या है? एक तरह का खतरा है. लेकिन स्टैंडिंग अंडर अ ट्री, ठीक है, ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म इज अ रिस्क. तो अगर आप जिस टाइम पे बिजली बहुत ज्यादा कड़क रही है, हम लोग बोलते हैं जनरली, या थंडरस्टॉर्म जब हो रहा है, उस टाइम पे इफ यू गो एंड स्टैंड अंडर अ ट्री, तो वो क्या हो जाता है? रिस्क. तो आपको समझ में आ रहा है हैजर्ड क्या होता है और रिस्क क्या होता है? यस सर. बाकी सब लोग, नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग. आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन. यस सर. किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ओके. नाउ इज इट विजिबल? अब जो रिस्क है उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ता है कि हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क, टॉलरेबल रिस्क और जीरो रिस्क में क्या फर्क होता है. ओके.
So what is the difference between extreme risk, moderate risk, tolerable risk and zero risk? So I will ask you one by one. Okay. Now आप फर्स्ट वाली जो फोटो देख रहे हैं, ठीक है, नाउ दिस फर्स्ट फोटो, शेर को पिंजरे में जाके ये आदमी खाना दे रहा है, ठीक है। तो शेर क्या है? यार हाँ, यस, ये क्या है? हैजर्ड है, राइट। अब रिस्क क्या है कि द पर्सन जो है वो शेर को केज के अंदर जाके खाना दे रहा है, राइट। तो इस केस में क्या हो जाएगा? एक्सट्रीम रिस्क, बहुत हाई रिस्क हो जाएगा, राइट। दैट शेर हो सकता है उसको अटैक करे एंड खत्म। मतलब पॉसिबिलिटी क्या है शेर की अटैक करने की? हाई, बहुत हाई हो गई, राइट। और सिविरिटी, अब शेर उस पर अटैक करेगा तो उसको खा ही जाएगा, तो मार ही देगा उसको, राइट। तो सिविरिटी या कॉन्सिक्वेंस भी क्या हो जाएगा? हाई। तो अगर आप वो रिस्क वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, लाइक्लीहुड इनटू सिविरिटी, तो क्या हो जाएगा? एक्सट्रीम हाई रिस्क पे आप आ गए। अब दूसरे इसमें क्या किया यहाँ पे, ठीक है, केज सेम सिचुएशन है, बस बंदे ने क्या किया, पर्सनल प्रोटेक्टिव डिवाइसेस डाल लिए, ठीक है, टू फीड द लाइन। मतलब किसी भी तरह का स्टील के कुछ कपड़े पहन लिए, कुछ भी कर लिया, ठीक है। नाउ ही एंटर द केज टू फीड। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि शेर अटैक करेगा? 100% ही विल अटैक, राइट। लेकिन ये है कि उसको नुकसान जो आदमी है उसको थोड़ा कम होगा, लेकिन स्टिल चांसेस बहुत हाई है कि वो शेर उसको किसी ना किसी तरीके से दबोच ही लेगा, राइट, इवन इफ ही इज वेयरिंग दी पीपीज। तो यहाँ पे क्या है? मॉडरेट रिस्क है। अब टॉलरेबल रिस्क में क्या है कि शेर है, लेकिन ये बंदा क्या कर रहा है, सिर्फ छोटा सा गेट ओपन करके अंदर उसको खाना फीड कर रहा है, पहले खाना अंदर डाल रहा है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है शेर के अटैक करने की? थोड़ी कम हो जाती है, और आदमी को नुकसान होने की जो सिविरिटी जो होने के जो चांसेस हैं वो भी थोड़े से कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग टॉलरेबल रिस्क में मान के चल सकते हैं। अब लास्ट वाले में क्या है कि शेर केज के अंदर है, ठीक है, एंड आदमी बाहर से ही उसको बंद केज के अंदर ही खाना डाल के वो खिलाए, तो मतलब कोई रिस्क नहीं है। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि एक्सट्रीम रिस्क किस तरह होता है, मॉडरेट रिस्क किस तरह होता है, टॉलरेबल एंड जीरो रिस्क किस तरह होता है। यस, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर एक मिनट स्लाइड पीछे करेंगे। सर ये जो लिखा हुआ है पॉसिबिलिटी 5 सर्विलिटी 5, नहीं नहीं सर इसके आगे ये मैं वाला। आपको टेबल में समझाऊंगा, ये मैं आपको टेबल में समझाऊंगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू। ओके सर, ओके सर, ओके। ओके, अगर मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये नंबर कहाँ से आए, क्यों आए, कैसे आए। तो लेट्स सिंप्लीफाई रखते हैं अभी इसको, आगे टेबल आएगा तो उस टाइम पे आई विल एक्सप्लेन यू। अभी इसको सिर्फ ये रखते हैं कि हाई रिस्क क्या होता है, मॉडरेट रिस्क क्या होता है, टॉलरेबल रिस्क क्या होता है और जीरो रिस्क क्या होता है। ओके, आई एम गिविंग यू गाइस अ 2 मिनट्स ब्रेक, ठीक है, हेयर, क्योंकि काफी उसमें हम लोग समझ रहे हैं ना इन चीजों को, तो थोड़ा सा हर किसी को ऊपर से जाने लग जाएगा और 5-10 मिनट में। सो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स ऑफ ब्रेक। 2 मिनट थोड़ा सा अपने दिमाग को फ्रेश कर लो और ये रिफ्रेश करो तब तक। This conference will now be recorded. सो हैजर्ड कैटेगरीज। अब हैजर्ड कैटेगरीज कितने तरह की होती हैं, ठीक है। सो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हैजर्ड कैटेगरीज, ठीक है, खतरों की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। सो सबसे पहले क्या है? फिजिकल हैजर्ड्स। तो फिजिकल हैजर्ड्स में क्या है? थिंग्स विच कॉज हार्म बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी, वर्क एट हाइट, रेडिएशन, वाइब्रेशन, नॉइज, हीट, ट्रिप हैजर्ड्स, मूविंग मशीन पार्ट्स, व्हीकल्स, ये सब क्या है? फिजिकल हैजर्ड कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है।
तो कोई भी ऐसी चीज जिसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से किसी तरह का कोई चोट या नुकसान लग सकता है, उसे हम लोग फिजिकल हैजर्ड कैटेगरी में डालते हैं। जैसे ऊंचाई पे काम करना, ठीक है, वाइब्रेशन किसी मशीन से, रेडिएशन, बहुत ज्यादा आवाज, हीट, ट्रिप हैजर्ड्स, मूविंग मशीन्स, व्हीकल्स, ये सब क्या है, फिजिकल हैजर्ड कैटेगरी में आते हैं। देन दूसरा क्या है, केमिकल हैजर्ड। सो थिंग्स विच कॉज हार्म बिकॉज ऑफ देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, केमिकल हैजर्ड। एग्जाम्पल, लेड, मरकरी, सल्फ्यूरिक एसिड, सिलिका, सीमेंट डस्ट, ये सब क्या है, केमिकल हैजर्ड की कैटेगरी में। देन बायोलॉजिकल हैजर्ड्स, सो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स that cause disease and ill health, example hepatitis B virus, legionella bacteria responsible for legionnaires disease and rabies virus। और अभी तो नया है कोविड जो कोरोना है, दैट इज ऑल्सो बायोलॉजिकल हैजर्ड। देन एर्गोनोमिक हैजर्ड्स, इसमें क्या है, stress and strain put on the body through posture and movement, example frequent repetitive handling of small boxes leading to inflammation of the tendons in the elbow joint। तो ergonomic hazard में क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन देते हैं अपने बॉडी पार्ट्स को, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो पूरा दिन कंप्यूटर पे काम करते हैं, उनकी नेक एंड शोल्डर वगैरह बहुत इफेक्ट होते हैं। कुछ लोग जो लोडिंग एंड अनलोडिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, एर्गोनोमिक हैजर्ड्स। Then psychological hazards, things that have the potential to cause injury to the mind rather than the body, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइकोलॉजिकल हैजर्ड। तो कोई भी ऐसी चीज जिससे ऐसा काम या कोई भी इस तरह का सिचुएशन जिससे आपको मेंटली, बॉडी के बजाय मेंटल डिस्टर्बेंस या मेंटल इंजरी या कुछ मेंटल डिस्टर्बेंस हो सकती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल हैजर्ड। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपोजर टू हाईली traumatic events, you can able to understand normal condition sometimes referred to as post traumatic stress disorder। तो कोई भी इस तरह का, जैसे आपके सामने किसी आप काम कर रहे हैं, काम के टाइम पे आपके सामने कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, जिसमें उस बंदे की जान चली जाए, दैट पर्सन डाई, तो उस टाइम पे वो जो ट्रॉमा लगता है आपको, ठीक है, तक जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते हो, शॉक लग गया एक सारी लाइफ के लिए, तो ये सब क्या है, साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स होते हैं। तो 5 तरह के हैजर्ड कैटेगरीज होते हैं, फिजिकल हैजर्ड, केमिकल हैजर्ड, बायोलॉजिकल हैजर्ड, एर्गोनॉमिकल हैजर्ड, साइकोलॉजिकल हैजर्ड, ठीक है। इसमें और एक दो भी आप, मैकेनिकल हैजर्ड, मैकेनिकल भी अभी इसी में ऐड हो गया होगा फिजिकल में। एक्सक्यूज मी सर। यस सर इन्वायरमेंटल को किस में डालेंगे? इन्वायरमेंटल अलग से डालना पड़ेगा? एनवायरमेंटल हैजर्ड उसको आप अलग कैटेगरी में डाल सकते हैं। एनवायरमेंटल हैजर्ड्स वो डिफरेंट हो गए, जैसे हीट, हीट भी फिजिकल उसमें आ जाती है, लेकिन एनवायरमेंट में थोड़ा सा डिफरेंट हैजर्ड्स आ जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर, इन्वायरमेंटल में हम ये Yes, डाल सकते हैं जैसे जैसे मतलब कोई कंपनीज अपना जो वेस्ट केमिकल है जमीन में डालती है उसको इन्वायरमेंटल में डाल सकते हैं ना? एग्जैक्टली, ओके सर। ठीक है। आपका वेस्ट जो केमिकल वेस्ट जो हो गया, ठीक है, अब आ रहा है, ठीक है, एनवायरनमेंट को, फॉर एग्जांपल फ्लोरा एंड फोना को कितने किस तरह का नुकसान हो रहा है, तो वो सारा फिर एनवायरनमेंट हैजर्ड्स में आ रहा है। नाउ आंसर द फॉलोइंग, अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन और नियर मिस और एक्सीडेंट। तो ये जो सबसे पहला जो सिचुएशन यहाँ पे फोटो में आप देख रहे हो, आपको बताना है कि इसमें अनसेफ एक्ट क्या है, अनसेफ कंडीशन कौन सी है, नियर मिस कौन सी है और एक्सीडेंट कौन सा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ये जो पहली फोटो आप देख रहे हो, यहाँ पे एक लोड को उठाया जा रहा है, ओके, द लोड इज बीइंग लिफ्टेड बाय अ क्रेन एंड दिस, ये जो जगह है जहां से एक जो एंकर पॉइंट है लोड का, वो क्रैक है या टूटने वाला है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे इस सिचुएशन को, ये अनसेफ एक्ट है, अनसेफ कंडीशन है, नियर मिस है या एक्सीडेंट है, क्या है ये? अनसेफ एक्ट। ओके, दूसरा और कोई बताओ।
गगन सर आंसर कंडीशन है, क्योंकि ये पहले अपने को पता है तो उसको देख के मतलब हम पहचान सकते हैं कि ये कंडीशन सही में नहीं उठाया जा सकता था। ओके, हम उतना लंबे में नहीं घुसते हैं। ये अनसेफ कंडीशन है। अनसेफ कंडीशन क्यों है? क्योंकि ऐसी जगह एंकर पॉइंट जो जहां पे लगा हुआ है वो वहां से टूटने वाला है, राइट? तो ये क्या है? अनसेफ कंडीशन हो गई। अगर ये गिरेगा तो किसी को नुकसान हो सकता है, राइट? तो ये अनसेफ क्या है? अनसेफ कंडीशन है। इससे कोई नुकसान हो सकता है इस कंडीशन से। तो ये क्या है? अनसेफ कंडीशन। नाउ सेकंड फोटो आप देख रहे हो। अब ये लोड लिफ्ट तो हो गया, उसके नीचे अब आदमी चल रहे हैं, तो ये क्या है? अनसेफ कंडीशन है, अनसेफ एक्ट है, या नियर मिस है, क्या है? अनसेफ एक्ट है सर। ये बंदों को बैरिगेशन होना चाहिए था, एरिया बैरिगेट होके उठाना चाहिए था, मतलब ये एक्ट है, बंदों की गलती है। राइट, किसी भी सस्पेंडेड लोड के नीचे आपको कभी भी नहीं चलना चाहिए, राइट? तो ये क्या है? अनसेफ एक्ट। जो बंदे हैं वो, जो उनका एक्शन जो है वो अनसेफ है, बिकॉज दे आर वॉकिंग अंडर अ लिफ्टेड सस्पेंडेड लोड। थर्ड फोटोग्राफ क्या है? नियर मिस। वो लोग उसमें सडनली लोड था वो टूट गया, क्योंकि ऑलरेडी उसमें क्रैक था ना, ये एंकर पॉइंट ऑलरेडी खराब था उसका, तो वो टूटा और उनके आगे गिर गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ना तो लोड लोड को कोई नुकसान हुआ, ना बंदों को कोई नुकसान हुआ। तो ये क्या है? एक्सीडेंट है या नियर मिस है? नियर मिस सर। नियर मिस क्यों? क्योंकि सर ना बंदों को नुकसान हुआ ना लोड को, मतलब एक अनसेफ प्रैक्टिस थी। इसे हम लोग मतलब नियर मिस इसलिए कि कोई चीज को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इन फ्यूचर ऐसी हैपनिंग हो तो कुछ नुकसान हो सकता है, इसलिए इसको नियर मिस में डालेंगे। एग्जैक्टली, इसमें पोटेंशियल था, राइट? पोटेंशियल था टू कॉज हार्म, बट हुआ नहीं। ओके, अब तीसरे वाले में क्या हुआ? बंदे नीचे से जा रहे थे, एक और सिचुएशन है, बंदे जा रहे थे नीचे और लोड उनके ऊपर गिर गया, तो ये क्या है? ये एक्सीडेंट है सर। ये नियर मिस हुई या एक्सीडेंट? ये जो एक्सीडेंट ऊपर गिर गया सर एक्सीडेंट है तो सर। ये तो ये सिचुएशंस जो हम लोग, ये जो फोटोज दिखा रहे हैं, ये आपको एक सिचुएशन समझाने के लिए कि अनसेफ कंडीशन क्या होती है। अनसेफ कंडीशन वो होती है जिसमें पोटेंशियल होता है कि उस कंडीशन से किसी को नुकसान हो सकता है। अनसेफ एक्ट क्या होता है? कि आप खुद को एक ऐसी कंडीशन में डाल रहे हो, ठीक है, अपने एक्शन से, कि आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। तीसरा नियर मिस। नियर मिस क्या है? जहां पे कोई भी इस तरह का एक्सीडेंट होता है जिसमें कोई इंजरी या डैमेज नहीं होता है, लेकिन उसको उसमें पोटेंशियल होता है कि वो इंजरी भी कॉज कर सकते हैं और डैमेज भी कॉज कर सकते हैं इन फ्यूचर। एंड एक्सीडेंट क्या होता है? अनप्लैन्ड इवेंट और अनवांटेड इवेंट जिसमें आइदर इंजरी होती है या डैमेज होता है। क्लियर? क्लियर टू एवरीवन, और वन इज हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? नो सर। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अरे यार मेरा नाम, गाइज आज की ना क्लास हम लोग यहीं तक करते हैं, बिकॉज मेरी हेल्थ इज नॉट वेल, और अभी आई एम नॉट एबल टू टॉक मच, बिकॉज मुझे भी ना इससे, व्हाट यू से, बिकॉज ऑफ कोल्ड आप बोल सकते हो, तो आई एम नॉट